श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे सायन और निर्यणवाद पर। संपात बिंदु, जिनको अयन बिंदु भी कह सकते हैं, वे निरंतर पश्चिम की ओर खिसकते जा रहे हैं और यही गति अयनांश कहलाती है। तो जैसे ये बिंदु है, यहाँ से वो 50वीं कला खिसका, तो इस जितना आगे खिसका वो अयनांश हो गया और तो वो वहाँ से गिनती चालू होती है। अब हम देखते हैं कि एक पंचांग है सायन का, जिसको पंचांग नहीं कह सकते हैं, उसमें तिथि वार और नक्षत्र ही निकाल रखे हैं, पर उसको पंचांग की संज्ञा दे रहे हैं। एक पंडित जी ने और मेरे को कहीं जोड़ के और वो कहते हैं कि मैंने भी निर्यण पंचांग निकाला था, परंतु अब मुझे पता चला कि निर्यण तो शुद्ध नहीं है। मतलब अर्थात हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं वो सब मूर्ख थे। समझदार ये 2-4 लोग ही हैं जो सायन पंचांग निकालना चाह रहे हैं और सायन पंचांग निकाल रहे हैं, सायन के पक्षधर हैं। बाकी तो सारे के सारे मूर्ख हुए, उनको कहाँ पता था कि सायन क्या होता है, निर्यण क्या होता है। हाँ, अपने ग्रंथ जो लिखे उनने, उसमें ये जरूर लिखा कि अयनांश इतना जोड़ोगे तो ये सायन हो जाएगा और इस अयनांश को घटा दोगे तो निर्यण हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर से जब गणित से हमें सायन ग्रह प्राप्त हो रहे हैं तो फिर उसमें अयनांश संस्कार की कहाँ जरूरत है। जरूरत वहाँ पर है कि सायन ग्रह को निर्यण बनाना है तो अयनांश घटाना पड़ेगा। अब उनका कहना है ऋतुएं गड़बड़ा गई है, ऋतुएं नहीं गड़बड़ाई है, आप चिंता न करें। अयनांश अधिकतम 27 डिग्री जाएगा और वापस घटना प्रारंभ हो जाएगा और 0 पर आ जाएगा। तो 20-25 दिन किसी ऋतु में या 27 दिन या 1 महीना आगे पीछे होना एक सामान्य बात है। आप देखेंगे कि 21 जून से कर्क संक्रांति लगती है, सायन कर्क संक्रांति, निर्यण नहीं, सायन कर्क संक्रांति 21 जून को लगती है और वहाँ से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अब ये जो सायन सूर्य है, ये ज्येष्ठ शुक्ल या आषाढ़ कृष्ण पक्ष में होता है और हमारे शास्त्रों में भी आषाढ़ और श्रावण की वर्षा ऋतु बताई है। तो आपका वर्षा ऋतु वहीं तो आ रही है। अब 2-2 महीने की एक ऋतु है, कोई ऋतु नहीं गड़बड़ाई है। जब भगवान कृष्ण को भाद्रपद में उनके पिताजी पालने में या एक टोकरी में बिठा के ले गए थे, तब भारी वर्षा हो रही थी। तो भाद्रपद में आज भी वर्षा होती है। अब देखिए, तिथि वार नक्षत्र योग करण, ये 5 मिलकर, ये पांचों मिलेंगे तब जाकर पंचांग बनेगा। अब आपने पंचांग निकाला तो ये 2 चीजें उसमें नहीं दिए। अब उनसे कहते हैं कि साहब ये क्यों नहीं दी। वो बीच में जो पंचांग करता है, जो निर्यण पंचांग निकालते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं ये निर्यण गलत है, वो भी उनकी बात से सहमत हैं और चाहते हैं कि मैं भी जो है सायन पंचांगी मानूं और सायन के पक्षधर हैं। अब वो बीच में उनकी पैरवी कर रहे हैं जिनने सायन पंचांग निकाला है कि
करण तो तिथि का आधा है, उसको निकालने की क्या जरूरत है? मैंने कहा बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप, तिथि का आधा करण है। तो फिर आप जितने व्यक्ति आपका पंचांग पढ़ते हैं उनको गणित भी समझा दो कि करण ऐसे निकालेंगे। वाह साहब, आपने करण की गणित सिखा दी, परंतु उनको यह पता नहीं कि भद्रा कब आएगी। तो आपके पंचांग से वो भद्रा कैसे साधन करेंगे? बोले नहीं, ये तो काल्पनिक है, तिथि का आधा होता है। मैंने कहा फिर योग? बोले नहीं, योग तो दिया है। मैंने कहा एक बार आप देख लो। जब उन्होंने देखा योग नहीं मिला, उन्होंने कहा नहीं, उनका कहना है कि योग काल्पनिक है, वो कोई वास्तविक नहीं है, क्योंकि नक्षत्र आकाश मंडल में वास्तव में है, वार आकाश मंडल में वास्तव में है, योग करण आकाश मंडल में नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात सत्य है, आकाश मंडल में ये योग नहीं मिलता है। और पंचांग में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे रखा है कि योग का कोई महत्व है नहीं है। अब इन लोगों को कैसे समझाएं कि योग का कोई महत्व नहीं है, करण का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में दिखते नहीं है। तो तिथि तुमको कहाँ दिखती है बताओ भाई? तिथि कहाँ दिखती है आकाश में? तिथि नहीं दिखती है। तिथि भी अदृश्य है। केवल चंद्रमा की कला को देखकर हम कह सकते हैं कि आज ये तिथि होना चाहिए, परंतु तिथि भी दिखती नहीं है। जैसे योग नहीं दिखता है, जैसे करण नहीं दिखता है, वैसे तिथि भी नहीं दिखती। दिखते हैं ये दो केवल। तो फिर ये काल्पनिक हैं, तो इनको भी काल्पनिक मान के इनको क्यों नहीं छोड़ा? तिथि को मान लेते हैं आपकी सारी बात। अब हम मुहूर्त निकालने बैठे, उसमें आई बात कि भाई परिघार्धम तु वर्ज्य, परिघार्ध पूर्व। तो आप उसको वर्ज्य कैसे करोगे जब आपने योग ही नहीं निकाल रखा है? विष्कुंभ की कुछ घटियां वर्जित है, कैसे वर्जित करोगे? व्यतिपात वेदरति की संपूर्ण वर्जित है, कैसे वर्जित करोगे जब आपने योग ही निकाल रखा है? भद्रा वर्जित है, भद्रा को कैसे वर्जित करेंगे? तो उनका कहना नहीं साहब, हमने तो इस उद्देश्य से नहीं बनाया है पंचांग, हमारा तो उद्देश्य है कि व्रत पर्वों में शुद्धता आए। मान लेते हैं आप व्रत पर्वों में शुद्धता ला रहे हैं। अब देखिए, इन्हीं महाशय जी ने, इन्हीं विद्वान जो हैं, आखिर विद्वान तो है ही है जिनने कुछ किया है। नंबर 1 पे उनने पूर्व विद्या तिथि का कहा है। पूर्व विद्या तिथि किसे कहते हैं? ये पंचांग में छापा है उनने। मतलब इनने संकल्प लिया है कि गुड़ गोबर एक करके ही छोड़ेंगे। मेरे को तो लगता है कि गुड़ गोबर नहीं, गोमूत्र ने शक्कर न गोबर न गुड़ ने सब एक मिला के छोड़ेंगे। ये देखना, जैसे कोई अच्छा कार्य कर रहा होता है उसमें किसी के टांग फंसाने की आदत होती है, वैसी यही आदत है। देखिए इनने क्या कहा, इनने एक नई परिभाषा गढ़ी और कहना है कि आज जो तिथि है वो जो बीते हुए कल की तिथि से यदि युत हो जाती है, मिल जाती है, तो उसे पूर्व विद्या तिथि कहते हैं। और परविद्या किसे कहते हैं? आज जो तिथि है वो आने वाले कल की तिथि से यदि मिल जाती है तो उसे परविद्या तिथि कहते हैं। परविद्या। तो इनने पूर्व विद्या, परविद्या और परविद्या भी नहीं लिखा, उनने पराविद्या लिखा है, पराविद्या। तो उनने इसकी परिभाषा ही बदल के रख दी, वेद की परिभाषाएं बदल के रख दी। दशहरा कैसे मनाएंगे? अब वो जो बीच में जो कहने वाले हैं वो मेरे कहते हैं कि देखो ये तो निर्यण पद्धति से पंचांग निर्माण में दशहरे दो हो रहे हैं, कोई नौमी को मना रहा है, कोई दशमी को मना रहा है, पर यदि हम इसको सायन पद्धति से मनाएं तो एक ही बनेगा। फिर मैंने इमोजी डाली आंसू पड़ते हुए, तो उन्होंने कहा मजाक पट्टी कर रहे हो। मैंने कहा मजाक पट्टी, रोना आ रहा है यार तुमको देख के।
दशहरे के पर्व का निर्णय, उसमें लिखा है कि अपराह्न व्यापिनी दशमी लेना, तो हम सभी मान लो सायन पंचांग बना देते हैं और उसमें आपकी दशमी नौमी की यही स्थिति बनती है कि वो नौमी थोड़ी सी है सुबह सुबह और फिर दशम है और दूसरे दिन भी दशमी उदय के बाद 2 घटी है, तो फिर तुम निर्णय कैसे करोगे बताओ भाई। जब जो स्थिति निर्यण पंचांग से बन रही है वैसी स्थिति सायन पंचांग से भी बन सकती है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि यार वो सायन पद्धति से पंचांग बनाएंगे तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। चक्कर तो आप जैसे लोगों के नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको व्रत पर्व का निर्णय नहीं आता है यार। व्रत पर्व के निर्णय पे भी हमें रोना आता है तुम्हें देख देख के कि तुम क्या कर रहे हो। पूर्व विद्या पर विद्या नहीं जानते हो, पर विद्या को पराविद्या कह रहे हो। चलो पराविद्या कह देते हैं, पराविद्या कह देते हैं तो उसमें भी परिभाषाएं तुम उटपटांग लिख रहे हो। तो सायन और निर्याण, देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपको पहले कुछ विद्वानों के नाम बताऊंगा। ये पुस्तक मेरी लिखी हुई नहीं है, भारतीय ज्योतिष है, और इस भारतीय ज्योतिष में जो विद्वानों के नाम दिए हैं उनको बताता हूं मैं कि सिद्धांत बने 5 पंच सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पुलिस सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, और वर्तमान में भी सूर्य सिद्धांत आधुनिक हैं, सोम सिद्धांत हैं, वशिष्ठ सिद्धांत है, रोमश सिद्धांत है, शाकल्योक्त ब्रह्म सिद्धांत हैं, और उसके बाद हुए आर्यभट्ट, वरामिहिर, श्रीशेन और विष्णुचंद्र, ब्रह्मगुप्त, लल्ल, पद्मनाभ, श्रीधर, महावीर, बलभद्र, मुंजाल, द्वितीय आर्यभट्ट, चतुर्वेद, पृथुदक स्वामी, भट्टोत्पल, विजयनंदी, श्रीपति, राज्य मृगांक, करण कमल मार्तंड, करण प्रकाश, भास्वती करण, कर्णोत्तम, महेश्वर, भास्कराचार्य, आदित्य प्रताप सिद्धांत, वालीलाल, कोचन्ना, केशव, महादेव कृत, ग्रह सिद्धि, नारमद, पद्मनाभ, दामोदर, गंगाधर, मकरंद, केशव द्वितीय, गणेश देवज्ञ, लक्ष्मीदास, ज्ञानराज, सूर्य, अनंत, ढूंढीराज, नरसिंह, अनंत, रघुनाथ, कृपाराम, दिनकर, गंगाधर, राम भट्ट, श्रीनाथ, विष्णु, मल्लारी, विश्वनाथ, नरसिंह, शिव, कृष्ण, रंगनाथ, ग्रह प्रबोध, मुनीश्वर, दिवाकर, कमलाकर, रंगनाथ, नित्यानंद, कृष्ण, रत्न कंठ, विद्वण, जटाधर, दादा भट्ट, जय सिंह, शंकर कृत, वैष्णवकरण, मणिराम की, ग्रह गणित, चिंतामणि, मथुरानाथ, चिंतामणि दीक्षित, राघव, शिवकृत, तिथि पारिजात, दिनकर, यज्ञेश्वर, बाबा जोशी, नरसिंह, बापूदेव शास्त्री, नीलांबर शर्मा, विनायक कोरो, लक्ष्मण छत्रे, और भी रघुनाथ आचार्य, कृष्ण शास्त्री और वेंकटेश्वर बापू शास्त्री, बालकृष्ण गंगाधर तिलक, विनायक पांडुरंग, ऐसे और भी कई ज्योतिषी हैं जो निर्यण पद्धति को ही मानते हैं। इनमें से हो सकता है एकाध कोई सायन वाले निकल जाएं, पर सभी निर्यण पद्धति को जानते हैं और उनने अपने ग्रंथों में सभी ने अयनांश निकालने की प्रक्रिया दी है। निर्यण ग्रह निकालकर उसमें अयनांश जोड़ना, सायन बनाना, सायन बना के उससे क्रांति निकालना, शर निकालना, उसका अयन निकालना आदि प्रक्रियाएं लिखी है। सूर्य उदय निकालना, सूर्य अस्त निकालना, ग्रहों के उदय अस्त निकालना, ग्रहों के लोक दर्शन निकालना, तो ये सारी प्रक्रिया उनने सायन बना के दी है, निकालने की विधि दी है अपने पंचांग में, अपनी पुस्तक में जो पंचांग निर्माण की पुस्तक है। अब आप देखेंगे और भी यदि आगे चले हम तो और उसमें आता है कि आपका जो है लग्न साधन करना, तो वो सूर्य को सायन बना के निकालना पड़ेगा, तब लग्न साधन होगा। लग्न भी सायन बनेगा, फिर उसको निर्यण करना पड़ेगा। मेरी 2 पुस्तकें हैं, विश्व सायन लग्न सारणी, उसमें सूर्य को सायन बना के ही लग्न साधन होता है। ऐसे ही मेरी विश्व दिनमान सारणी है, उसमें भी सूर्य को सायन करने के बाद ही दिनमान आता है, उससे सूर्योदय सूर्यास्त आता है। तो मैंने ये बृहद 2 पुस्तकें लिखी है। तो
तो वे जो विद्वान हैं जिनके नाम मैंने लिए हैं, उनने अपने अपने ग्रंथों में ग्रहों को सायन बनाना और उसका वेद करना, वेद कैसे करेंगे इसकी विधि दी है। फिर भी आप कुछ भी सिद्धांत लेके न बीच में जो है खड़े हो जाते हैं, जबकि आप ये कहेंगे कि आप जो वेदों का जो हवाला देते हैं कि वेद में ये लिखा है न वेद में वो लिखा है न वेद में वो लिखा है, तो आपका जो प्राचीन गणित है आपको उस पर विश्वास क्यों नहीं है भाइयों? आपने जो पंचांग बनाया है वो शुद्ध रूप से नासा की फाइल से या अन्य कोई विदेशी सॉफ्टवेयर से बनाया गया है। 101% नहीं 200% आपने जो पंचांग बनाया है सायन, वो केवल एक सॉफ्टवेयर से उठाकर रखा है। जबकि आप जब वेदों की बातें करते हैं, पुराणों की बातें करते हैं, अपने जो लेखों में पुराणों के श्लोकों का आप हवाला देते हैं, आप वेद के श्लोकों का हवाला देते हैं, सब ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। अब आप कहेंगे कैसे बनाना है मूर्ख, तो मैं बताता हूं। जब आप हमारे प्राचीन शास्त्रों से सारा उदाहरण दे रहे हैं, तो गणित आप इससे क्यों ले रहे हैं? क्या कारण है? जब आप वेदों का हवाला दे रहे हैं, आप पुराणों का हवाला दे रहे हैं, तो पुराणों के समकक्ष सूर्य सिद्धांत हैं। सूर्य सिद्धांत को लेकर आप उदाहरण देते कि साहब ये सूर्य सिद्धांत से मैंने निकाला है। अब आपके ही पंचांग में सूर्य की परम क्रांति दी है 26 अंश 23 अंश 26 कला, 23 अंश 26 कला 11वीं कला, यह आपके पंचांग में सूर्य की परम क्रांति दी है। अब यदि हम प्राचीन करण ग्रंथों को लें या सिद्धांत ग्रंथों को लें, तो उसमें आपका ये आएगा ही नहीं। सिर्फ केतकर जी सर्वानंद करण, सर्वानंद लाघव और दृश्य पद्धति, दृक् सिद्ध पंचांग निर्माण पद्धति, इनको छोड़ दें तो बाकी जितने भी तंत्र ग्रंथ, करण ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ हैं, उन सब में सूर्य की परम क्रांति 24 डिग्री लिखी है। तो आप यदि यहां पर ये बताते हैं कि परम क्रांति 23 अंश 26 कला और 11वीं कला है, तो ये एकदम से दृक् सिद्ध और दृश्य पद्धति ही आपको यहां पर दिखती हैं। जब यहां पर प्रत्यक्ष दृश्य पद्धति आप अपना रहे हैं, तो वहां आपके व्रत पर्वों के निर्णय में उदाहरण उसका क्यों ले रहे हैं भाई? आपको उदाहरण भी वो लेना चाहिए वेदों से, वेदों के अलावा आपको उदाहरण लेना चाहिए पुराणों से, आपको उदाहरण लेना चाहिए सूर्य सिद्धांत से। जब आप पुराणों की बात करते हैं तो सूर्य सिद्धांत को क्यों बोल रहे हैं, जबकि सूर्य सिद्धांत भी पुराणों से भी प्राचीन है, पुराणों से प्राचीन है। क्यों? अब आप कहेंगे क्यों? क्यों का उत्तर यह है कि उसका निर्माण या उसमें जो गणित प्रक्रिया है, उसमें ग्रहों के क्षेपक कहीं नहीं है। सारी चीजें सृष्टि के आरंभ से निकालकर गणित करने की दी गई है। तो फिर आप इसको नकार कैसे सकते हैं कि ये गलत है, ये अशुद्ध है? और यदि आप पुराणों को मानते हैं तो सूर्य सिद्धांत को क्यों नहीं मानते? ग्रह लाघव को क्यों नहीं मानते? उसमें क्या दोष है? और जब आप कह रहे हैं कि योग और करण तो काल्पनिक है, तो तिथि भी तो काल्पनिक है भाई। तिथि तुमको आकाश में प्रत्यक्ष नहीं दिखती है कि यहां से लगाकर यहां तक तिथि चलेगी, ऐसा नहीं दिखता है। नक्षत्र वास्तव में नक्षत्र मंडल आकाश में है, वो प्रत्यक्ष दिखता है। वार 7 ग्रह हैं, वो प्रत्यक्ष आकाश में दिखते हैं। परंतु जैसे तो आप कह रहे हो कि योग काल्पनिक है, करण काल्पनिक है, तो तिथि भी काल्पनिक है। और यदि आप कहते हैं तिथि प्रत्यक्ष है, तो आप मुझे आकाश मंडल में बताएं कि ये तिथि यहां से यहां तक दिख रही है हमको। व्यर्थ की कुतर्क करने पर तो ईश्वर को भी गलत ठहराया जा सकता है। आप कुतर्क के आधार पर ईश्वर को गलत ठहरा सकते हैं, इसलिए आप कुतर्कों में उतरे हुए हैं कि किस प्रकार हम गुड़ गोबर एक नहीं करें, इस ज्योतिष को ही नष्ट कर दें।
इसमें गोमूत्र भी मिलाएं, न शक्कर भी मिलाएं, न गोबर न गुड़, सब मिला के एक जैसा मिक्स कर दें ताकि ये रोए, ज्योतिष को नष्ट करें। आप गर्व से ये कह सकते हैं कि हमने ज्योतिष जो व्यवस्थित चल रहा था उसमें टांग फंसाने का एक काम चालू किया है। हमारे जो अगले जो भी आएंगे भविष्य के व्यक्ति, वो गर्व से कह सकेंगे कि इनने जो है हमारे ज्योतिष में एक गलत टांग फंसाने का काम किया था। आप ये नहीं कि हाँ हम तो सब बहुत आधुनिक हो गए, अब आप आधुनिक हो गए तो ये सब इतने जो विद्वानों के नाम मैंने बताए, तो क्या ये सारे मूर्ख थे? समझदार हम दो चार ही हुए? यदि हम दो चार समझदार हुए तो क्या बाकी जो भारत के पंचांगकर्ता सब मूर्ख हैं? भारत सरकार ने जब भारत के स्वतंत्र होने के बाद राष्ट्रीय स्तर की पंचांग निर्माणकर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी और उसमें सर्वानुमति से दृश्य पंचांग निर्यण पद्धति से निर्माण करना स्वीकार किया। तो क्या उस बैठक में जो भारत सरकार ने बुलाई थी और वो भी 2 बार बुलाई थी, तो क्या दोनों बार वहां मूर्ख इकट्ठे हुए थे? अब जो आप अपना लेख लिख के कहते हो कि भारत के सारे निर्यण पंचांग गलत हैं, व्रत पर्व गलत हैं, तो भाइयों किस आधार पर कह रहे हो? और आपका आधार वेद है, तो वेद के आधार पर आपको गणित प्राचीन लेना चाहिए। आप ये नवीन गणित विदेश से क्यों ले रहे हो? पर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको तो गुड़ गोबर और गोमूत्र शक्कर मिक्स करके और इस ज्योतिष को नष्ट करने का आपने उद्देश्य बनाया है, आपने बीड़ा उठाया है, उसको आप पूरा करके छोड़ोगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आपको कभी सद्बुद्धि नहीं आए। आप ऐसे ही सायन पद्धति से तिथिवार नक्षत्र निकाला करें। अब आपके पंचांग को खरीदने वाला बैठ के रोएगा कि आज योग कौन सा है न करण कौन सा है, वो क्या निकालेगा? कैसे निकालेगा बताओ आप? कि अगर वो कोई आपका पंचांग लेके बैठा कि मैं जो है मुहूर्त निकालूं, तो आज परिगार तो नहीं मिल रहा है, वेदरति व्यतिपात तो नहीं मिल रहा है, और फिर दूसरा है विषकुंभ तो नहीं मिल रहा है, वज्र तो नहीं मिल रहा है, उसकी कितनी गतियां त्याज्य हैं। विवाह का मुहूर्त निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अब आप कहेंगे नहीं साहब मैंने तो केवल व्रत पर्व को शुद्ध करना है, तो मतलब व्रत पर्व को शुद्ध नहीं करना है, आपको तो भारत में व्रत पर्व की व्यवस्था को गड्ढे में डालना है, नष्ट करना है भारतीय संस्कृति को, उसका बीड़ा आपने उठाया है। अब देखते हैं, मैं आपके ही पंचांग से एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। एक उदाहरण तो पूर्व विद्या पर विद्या का मैंने आपको दिया है, दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि किस प्रकार से जो है आप अपने ही ग्रह स्पष्ट से अपनी तिथि का साधन गलत करके दे रहे हैं। देखिए, ये लेते हैं आपके पंचांग की ग्रह स्पष्ट। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप भी यदि इस गणित को टेस्ट करना चाहें तो उसी पंचांग की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी दृश्य पद्धति का जो आपके पास पंचांग है उसको लें और उसको लेकर अयनांश जोड़ दें। उस पंचांग में दिए गए अयनांश जोड़कर आप गणित करेंगे, और तिथि का गणित मैं बता देता हूं, वैसे करेंगे तो आपका भी गणित मिल जाएगा। तो देखते हैं आपके पंचांग में जो 19 अक्टूबर 2020 का सूर्य स्पष्ट है, 19/10/2020 का जो सूर्य स्पष्ट है वो इस प्रकार से हैं। पहले चंद्र ले लेता हूं मैं, बोले वो सूर्य ले लेते हैं। ये सूर्य है, ये चंद्र है। देखिए सूर्य स्पष्ट दिया है आपने 206 अंश, 3 कला, 44 विकला। यह आपका 19 का है। 20/10 का जो है आपका सूर्य है वो 207 अंश और 3 कला
और 22 विकला, ये दिया है। अब चंद्र स्पष्ट को भी देखते हैं। चंद्र स्पष्ट जो आपने दिया है आपके पंचांग में वो लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वो भी 237 अंश, 4 कला और 6 विकला है। उसके बाद 20 तारीख का जो चंद्र स्पष्ट है 251 अंश और 46 कला, 53 विकला आपका चंद्र स्पष्ट है। अब देखो 20 में से 19 को घटा देंगे, 20 में से 19 को घटा देंगे तो दोनों की गतियां आ जाएगी। आप ऐसे नहीं घटा सको तो 19 तारीख वाले को यहां लिखना और फिर उसमें से इसको घटाना। मैं उल्टा घटा देता हूं, इसमें से इसको घटाता हूं तो देखो इसकी सूर्य की गति आएगी 38, 59 कला, 38 विकला, ये सूर्य गति। और इधर आएगी चंद्र गति। देखिए क्या आती है, इसको घटाते हैं इसमें से इसको, तो ये आते हैं 47 विकला और 42 कला और अंश में आएगा 14 अंश, 14 अंश ये गति आएगी। अब इसके भी कला कर देते हैं तो 14 छंग 84 और 4 88, और 60 का गुणा करके 42 जोड़ेंगे तो 882 आएंगे, 882 कला और उसके बाद 47 विकला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी गति है 59 कला, 38 विकला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट घटाकर 12 का भाग लगाएंगे। चंद्र स्पष्ट है 237 अंश, 4 कला, 6 विकला, ये चंद्र स्पष्ट है 19 तारीख का। 19, 10, 20 का चंद्र स्पष्ट, ये सूर्य स्पष्ट घटाएंगे तो 206, 3 कला, 44 विकला, ये घटाएंगे। देखो घटा देते हैं, घटाया तो 22 विकला, कला में लिखेंगे 0 कला और 7 में से 6 1 और 3, 31 अंश 0 कला 22 विकला। चंद्र गति में से सूर्य की गति घटा देंगे, घटाई 882 कला, 47 विकला, 59 कला, 38 विकला, घटा दो। ये घटाई 9 और 12 में से 9 गए 3, ये विकला है, ये कला है, और 8 में से 6 गए 2, तो 823 9 आएंगे। ठीक है, अब इसमें 12 का भाग लगा देंगे। 31 अंश 0 कला 22 विकला, 12 का भाग लगाया तो 12 दूना 24, ये बचे 7 अंश 0 कला 22 विकला, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 तिथि बीत चुकी है प्लस 1, वर्तमान तिथि 3 होगी, मतलब तीज तिथि आएगी वो शुक्ल पक्ष की आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 12 अंश में से घटा देंगे तो भोग्य तिथि का मान आ जाएगा। 12 अंश में से इसको घटाएंगे तो 7 0 22, ये घटाया इसको 12 अंश में से तो 10 में से 2 गए 8, 6 में से 3 गए 3, यहाँ 59 कला, ये विकला, और यहाँ बच जाएंगे आपके 12 में से 8 गए तो 4, ये अंश आए, 4 अंश 59 कला 38 विकला। अब देखते हैं, इसको इसमें बदल दो, 6 चौक 24 और 5 29, 299 कला 38 विकला प्राप्त होते हैं। ये कला है, ये विकला है, इसको भी फिर विकला बना लेते हैं।
तो भाग करने में आसानी होगी। इसके विकला बनाएंगे तो 60 का गुणा कर देते हैं। 0 6 निम 54, 6 निम 54 और 5 59, 6 दूनी 12 और 5 17, 17,940। उसमें 38 विकला जोड़ देंगे क्योंकि ये एक जैसी राशि हो गई। तो 8 4 3 7 9 7 1 ये विकला हो गए। भोग्य तिथि का विकला अब 17,978, 17,978 कला में समय लगता है, मतलब 823 जो अंतर हैं उसमें आपके 24 घंटे, इसलिए इसमें कितने, तो 24 घंटे का इसमें गुणा कर देंगे। 24 घंटे का गुणा करते हैं, मैं आपको 24 घंटे का गुणा करके बताता हूं। देखिए 17,978, 17,978 गुणित 24, तो ये आते हैं 43,1472, 43,1472, 4,31,472 प्राप्त होते हैं। अब इसका भी ऐसा ही करते हैं, ये भी एक जैसी राशि बना देते हैं। 823 कला में गुणा करते हैं 60 का, तो 0 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 8 48 और 1 49। इसमें 9 विकला जोड़ेंगे तो 49 3 8 9, इसका भाग इसमें लगा देंगे। देखो 49,389, 43,1472 भागित 49,389, तो ये आता है 8 निम 72, 8 ओटी 64 और 7 71, 8 तिया 24 और 7 31, 8 निम 72, 3 75, 8 चौक 32 और 7 39, 0 6 3 6, 13 में 10 3 और ये 0, तो 49,389 गुणित 8 बराबर 39,511 2, ठीक है। ऋण 43,1472, 43,1472, तो बचते हैं 36,360। ये हुए हमारे घंटा। ये ग्रह स्पष्ट का जो समय है, ग्रह स्पष्ट का जो आपने समय दिया है वो 5:30 है, अर्थात 5:30 बजे के आपने ग्रह स्पष्ट दिए हैं। तो अब इसको घंटा से मिनट में बदल देते हैं। 0 0 6 6 36, 6 3 18, 3 21, 6 6 36 और 2 38, 6 3 18 और 3 21, 21 81 600 भागित 49,389, तो हमारे 44 मिनट आएंगे। 44 मिनट, 44 मिनट आएंगे तो यहां से लेंगे 4 निम 36, 4 8 32 और 3 35, 4 तिया 12, 3 15, 4 निम 36 और 1 37, 4 चौक 16 और 3 19। ये घटाएंगे 0 10 में 6 4, 0 11 में से 5 6, 8 में से 8 0, 11 में से 9 गए तो 2। अब 20 60 40 इसमें वापस ये
4 बारी जाएगा तो 19, 7, 5, 5, 6, इसको घटाया 10 में से 6 4, 14 में से 6 गए तो 8, 10 में से 6 गए 4, 16 में से 8 गए 8। अब 84 में भाग नहीं जाता है तो फिर इसको सेकंड में बदलेंगे। तो 84 गुणित 60, 60 का गुणा करेंगे तो ये आएंगे 50, 90, 40, 50, 90, 40। ये 50, 90, 40 में वापस उसी का भाग लगाया हमने 49, 389 का, तो एक बार जाएगा 49, 389, घटाएंगे 0, 14 में से 9 5, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 9 गया 1। अब देखें इसके 2, 4 और 1 5 अंक हैं, इसके भी 5 अंक हैं, पर ये छोटा है वो बड़ा है, भाग नहीं जाए उसकी 0। ये आए हमारे सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे कि आप ग्रह स्पष्ट समय जो है 5:30, ग्रह स्पष्ट समय ये है 5:30, इसमें हमारा ये घंटा मिनट जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे 8 घंटा 44 मिनट 10 सेकंड। तो हमारा तीज तिथि जो आई है, ये तीज तिथि का मान हमारा प्राप्त होगा 10 सेकंड, 4, 4, 3, 7, 8, 5, 13 और 1, 14। अब आपके पंचांग में जो तिथि का समाप्ति काल दिया है वो दिया है 14 घंटे 10 मिनट। अब 14 घंटे 10 मिनट और 14 घंटे 14 मिनट 10 सेकंड में कितना अंतर आता है, घटा देते हैं, 4 मिनट 10 सेकंड। अब आप अपना पंचांग उठाकर देखें कि आप गणित करेंगे तो ये 4 मिनट 10 सेकंड का जो अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, आप मुझे इसको बताएं। आपने कहा था ग्रुप में कि मेरे पंचांग में कोई गलती हो तो बताएं, ये आपके पंचांग में गलती बताई। आप तो अभी करण वगैरह भी साधन करो, उस पर भी आपसे बात करेंगे, योग साधन करो उस पर भी बात करेंगे। अभी तो आप कहो तो नक्षत्र साधन करके भी बता सकता हूँ, उसमें भी मिस्टेक मिल जाएगी आपको। तो हाँ, यदि मेरी गणित में, मैं बता देता हूँ गणित कैसे होगी। गणित इस प्रकार से होगी, देखिए आगे वाले सूर्य स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाएंगे उसी समय का 5:30 का ही या 6:30 का ही या 6 बजे का ही, तो सूर्य की गति होगी। ऐसे ही अगले दिन में से आज का चंद्र स्पष्ट घटाएंगे तो चंद्र की गति होगी। अब आज के चंद्र स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाएंगे और आज के चंद्र की गति में से आज की सूर्य की गति घटाएंगे तो वो गति अंतर आएगा और ये सूर्य चंद्र अंतर आएगा। सूर्य चंद्र में से सूर्य को घटाया, उसमें 12 का भाग लगाएंगे तो आपका गत तिथि आएगी, उसमें 1 जोड़ देंगे, वर्तमान तिथि हो जाएगी। फिर जो शेष फल बचा है उसको 12 में से घटा देंगे तो भोग्यमान आएगा, उसमें 24 का गुणा कर चंद्र सूर्य की गति अंतर का भाग देंगे तो 24 का गुणा करने के बाद भाग लगाया, इसमें अवशेष में 24 का गुणा कर भाग लगाएंगे तो घंटा मिनट सेकंड आएंगे। इन घंटा मिनट सेकंड में ग्रह स्पष्ट का समय जितनी बजे का हो वो जोड़ देंगे तो तिथि का समाप्ति काल आ जाएगा। इसमें अगर कोई गलती हो तो आप मुझे अवगत कराएं कि हाँ मैंने ये गलत बताया है। ये विधि केतकी ग्रह गणित में मिल जाएगी, ग्रह लाघव में मिल जाएगी, सूर्य सिद्धांत में मिल जाएगी, जितने करण ग्रंथ हैं सब में मैंने जो बताया है वही विधि मिलेगी। अब आप अपना ये 4 मिनट 10 सेकंड का अंतर कितना बड़ा होता है, 4 मिनट 10 सेकंड को यदि मैं घटीपल में बदलूं, वैसे आपने तो सारी क्रिया घंटे मिनट में कर रखी है क्योंकि हमारे घटीपल तो गलत है। आपको केवल वेद सही लगता है और जो आप सॉफ्टवेयर से गणित उठाते हो वो सही लगता है, बाकी सब गलत लगता है आपको। फिर भी मैं बता देता हूं कि 4 मिनट 10 सेकंड में
5 का गुणा मतलब इसको 2.5 गुना कर देते हैं, तो ये 2.5 गुना किया देखो तो 25, 10 पल 25 विपल का एक बहुत बड़ा अंतर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो कि गणित में एक बड़ी त्रुटि उत्पन्न कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों जैसे बड़े विद्वान इस 4 मिनट 10 सेकंड के अंतर को पूरा कर मुझे अवगत कराएंगे, और जो आप जितने ग्रुप चला रहे हैं, ग्रुप में जो बहस कर रहे हैं, उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी उठपटांग जो आप लिख रहे हैं, ये उस पुराण से लिया है, ये उस पुराण से लिया है, तो मैंने इसको देखकर ही ये वीडियो बनाया है। अब आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।